हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हिंदी का हमारा पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। सबसे पहले हम अरविंद कुमार सिंह के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। अरविंद कुमार सिंह का जन्म जो है 7 अप्रैल 1965 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि अर्जित की। पिछले 2 दशकों से आप हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। जनसत्ता, अमर उजाला इत्यादि पत्रों से जुड़े रहने वाले अरविंद सिंह जी को हिंदी सेवी सम्मान, इफ़को राजभाषा सम्मान इत्यादि अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा उनकी लिखी किताब भारतीय डाक सदियों का सफ़रनामा का प्रकाशन भी किया जा चुका है। ये जो पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये निबंध शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उसकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान, पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी ही सरलता से किया है। अब हम करते हैं हमारा पाठ में देखिए लेखक ने हमें क्या समझाया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। अब देखिए लेखक ने क्या कहा है कि जो पत्र हैं, पत्रों की जो दुनिया है, पत्रों का जो संसार है वो बड़ा ही अनोखा है, अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता तो हमेशा से ही बनी हुई है, यानी उसका महत्व तो पहले से ही बना हुआ है, सदा से बना हुआ है। क्या कहा है कि पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन जैसे हमारा फ़ोन है वो नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। क्या कहा है कि पत्र जो हमें संतोष देते हैं, यानी पत्र को लिखने के बाद हमें जो संतुष्टि होती है वो हम अपना लघु संदेश यानी एसएमएस के माध्यम से हमें नहीं मिलती है। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है लेखक ने क्योंकि देखिए पत्र में जो है हम अपना दिल खोल कर रख देते हैं। हमारे मन में जो भी भाव होते हैं हम सारे वो भाव जो हैं पत्र में लिख देते हैं और हमें एक सुकून मिलता है फिर कि हम सामने वाले को जो भी कहना चाहते थे वो सब हमने उसमें लिख दिया। लेकिन एसएमएस तो आप जानते ही हैं, हम फ़ोन पर जब एसएमएस करते हैं तो क्या करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मतलब हमारे मन में जो भाव होते हैं हम उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं और सामने वाले को भी पता नहीं वो किस तरीके से समझ आए, है ना, पूर्ण रूप से वो समझ आए या नहीं आए, आपकी शॉर्ट लैंग्वेज जो है उसको समझ आए या ना आए। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि पत्र जैसा संतोष हमें एसएमएस से नहीं मिल सकता। फिर क्या कहा है, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे पत्र जो है नया सिलसिला शुरू करते हैं देखिए। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। क्या कहा है कि पत्र जो है वो नया सिलसिला तो शुरू करते ही हैं, यानी नए संबंध तो हमारे बनते ही हैं, लेकिन साथ में राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में जो विवाद यानी जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका कारण भी कौन बनता है, पत्र ही बनते हैं, है ना। क्यों कहा है लेखक ने ऐसा? क्योंकि देखिए पत्र जो है किसी के द्वारा किसी को लिखे गए हैं, उनमें कुछ ऐसी बात यदि लिखी गई है तो बाद में उसी बात को उठा लिया जाता है और फिर वो झगड़े का कारण भी बन जाते हैं। तो लेखक ने क्या कहा है कि इस तरीके से पत्र जो हैं अनेक काम करते हैं, जोड़ने का काम भी करते हैं तो तोड़ने का काम भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में तो इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने अनूठी भूमिका कैसे निभाई है देखिए, क्योंकि जो पत्र हमें मिलते हैं पुराने हमारे बुजुर्गों के द्वारा लिखे हुए, पुराने लोगों के द्वारा जो लिखे हुए पत्र मिलते हैं उनसे हमें तमाम जानकारियाँ पुराने समय के बारे में हासिल होती हैं और हम जान पाते हैं कि मानव सभ्यता जो है किस तरीके से विकसित हुई, कौन सी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये सब हम पत्रों के माध्यम से जान पाते हैं। ठीक है, आगे लेखक ने क्या कहा है कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है।
भले ही उसका नाम अलग अलग हो। कि पत्र लिखने का भाव या पत्र के माध्यम से हमें जो संदेश मिलता है वो तो एक ही रहता है, अलग अलग भाषा में उसके नाम चाहे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, हमारी यादों को संभाल कर रखते हैं पत्र। ठीक है, कि हमने कभी, हमारा कोई मित्र था, हमने उसको पत्र लिखा था, तो उस मित्र के हमारे पास हमारे वो पत्र जो हैं अभी भी रखे हुए होंगे, या उस मित्र ने हमें जो फिर जवाब में पत्र भेजे होंगे तो वो भी हमारे पास आज तक रखे होंगे। तो इस तरीके से हमारी यादें जो हैं वो उन पत्रों में संभल कर रखी हुई होती हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ठीक है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है कि भारत में हर रोज़ कम से कम 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि पत्रों का महत्व जो है कितना है। अब देखिए क्या कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, हरकारे कौन होते हैं? तेज दौड़ने वाले, ठीक है, रनर्स, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। क्या कहा है कि पहले जो हैं पत्र जो है वो किन के द्वारा पहुंचते थे? हरकारे ले जाते थे, या फिर तेज दौड़ने वाले घोड़े जो होते थे वो इन पत्रों को पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद क्या हुआ? पहिए आए, यानी पहिए का आविष्कार हुआ। फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार जो है वो दुनिया बदल रहा है, कि इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे दुनिया में जो है बदलाव अब आ रहा है। ठीक है, पत्र जो है, पत्रों का सिलसिला अब थोड़ा सा कम हो रहा है। क्या कहा है? पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए, यानी खास प्रयास किए गए पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए। उसके लिए क्या प्रयास किए गए? पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। क्या कहे कि पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए जो प्रयास थे वो केवल भारत में ही नहीं हुए, बल्कि अन्य देशों में भी ये प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। क्या कहा है लेखक ने कि आज जो नए नए साधन आ चुके हैं उनसे शहरों और महानगरों में संचार साधनों के विकास से भले ही परिवर्तन आया है, पत्रों की आवाजाही में कमी हुई है, लेकिन क्या कहा है कि गाँव में की जो दुनिया है, देहाती दुनिया मतलब गाँव की जो दुनिया है, वो आज भी चिट्ठियों पर ही टिकी हुई है, उन्हीं से ही चल रही है। क्योंकि वहाँ पर जो ये सुविधाएं एक तो कम होती हैं, या फिर वहाँ पर जो है हमारा जो नेटवर्क है वो नहीं पहुँच पाता वहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा है कि वो आज भी चिट्ठियों पर ही वहाँ के लोग टिके हुए हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब क्या कहे कि हमारे जो फैक्स, ईमेल, ये जो हमारे पास आजकल सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, इन्होंने चिट्ठियों की तेज़ी को जो है प्रभावित किया है, लेकिन व्यापारिक यानी हमारा जो बिज़नेस का काम है, जो डाक है, वो हमारी जो है आज भी उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे आप देखते हैं कि हम आजकल तो हम अपना जो सामान है वो मंगवाने लगे हैं, है ना, घर बैठे बैठे जो सामान आता है वो क्या है, वो एक तरीके से डाक ही है।
ठीक है, तो वो हमारे पास सामान पहुंच जाता है। तो उस तरीके से व्यापारिक डाक जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्या कहा है कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार नहीं किया हो। क्या कहा है कि यदि आप गहराई से जाएं, पत्रों की दुनिया की गहराई में जाएं, अपने माता पिता से, बुजुर्गों से अगर आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा उस समय का जिसने पत्र न लिखा हो या ना लिखाया हो या फिर इंतज़ार ना किया हो। तो आगे लेखक क्या कहते हैं कि हमारे सैनिक जो हैं वो तो आज भी पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, और जिस उत्सुकता से वो पत्रों का इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ठीक है, एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, यानी पुराने समय में, क्योंकि उस समय में देखिए पहिए वगैरह नहीं थे, तो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में भी काफ़ी समय लग जाता था। तो लोग जो है पत्रों का महीनों महीनों इंतज़ार करते थे। पर अब वह बात नहीं, ठीक है, क्योंकि अब तो दुनिया जो है बदल गई है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। दूरी कैसे घटा दी है? क्योंकि अब परिवहन के तेज़ यंत्र जो है जैसे बस, कार, रेल इत्यादि हमारे पास, हवाई जहाज़, ये हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो यानी दूरी अब कम हो गई है। दूरी कम होने का मतलब ये नहीं कि वो दूरी कम हो गई है, दूरी कम होने का मतलब है कि अब हम आसानी से पहुंच सकते हैं वहाँ पर, हमें पहुंचने में कठिनाई नहीं होती। ठीक है, पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, है ना। हम पढ़ ही चुके हैं कि कितने साधन आ चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। क्या कहा है कि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर विरासत के रूप में, यानी अपने माता पिता की संपत्ति के रूप में उन्होंने उसको रखा हुआ है। और बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं तो अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं, यानी उन पर खोज की जा सकती है और उस खोज से हम अनेक जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अब क्या कहा है लेखक ने कि जो संचार के साधन आज विकसित हो चुके हैं, यदि उस समय में भी वो साधन होते तो पंडित नेहरू भला अपनी पुत्री को फिर पत्र कहाँ लिखते? वो तो फ़ोन पर बात कर लेते। पत्र नहीं लिखते तो फिर जो पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम छपी है वो हमें भला प्रेरणा कैसे देती? क्योंकि देखिए जब स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था तो उस समय नेहरू जी जो हैं वो जेल में थे, और वहाँ से उन्होंने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, पत्र लिखे थे, और उन पत्रों में वो अपनी पुत्री को प्रेरणा देते थे, प्रेरित करते थे। वो प्रेरणा जो है, वो पत्र जो है आज अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो उन पत्रों का ही संकलन करके एक पुस्तक लिखी गई है उनके नाम से, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो नेहरू जी की पुस्तक है। ठीक है, तो क्या कहा है कि यदि उस समय फ़ोन होते तो फिर ये पुस्तक नहीं लिखी जाती, है ना। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। क्या कहा है कि पत्रों को तो हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन हमारे फ़ोन में जो हमारे एसएमएस संदेश होते हैं उनको हम भूल जाते हैं, जल्दी ही हम उन्हें डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन की एक लिमिटेड मेमोरी होती है, तो हम उन्हें ज़्यादा समय तक संभाल कर नहीं रखते। ठीक है, तो ऐसा लेखक ने कहा है और ये वास्तविकता है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं उनके पत्र जो हैं यादगार के रूप में आज भी रखे गए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है।
क्या कहा है कि पत्र लिखने की श्रेणी में सबसे आगे जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आता है सबसे आगे। दुनिया की तमाम संग्रहालय मतलब जहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ों का संग्रह करके रखा जाता है, जो हमें पुराने समय की जानकारी देता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी वहाँ पर क्या है, तमाम जानी मानी जो हस्तियाँ हैं उनके पत्रों को वहाँ पर एकत्रित करके रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। वो जितने भी पत्र हैं उनसे हमें क्या है कि उस समय के वातावरण के बारे में, कि उस समय समाज कैसा था, देश कैसा था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए, ठीक है। उस समय में अंग्रेज़ों का राज था, हमें पता ही है कि भारत देश जो है गुलाम था। तो अंग्रेज़ों ने जो अपने परिवारजनों को पत्र लिखे वो भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था, यानी कितना जो है ये वास्तविक था, ये सारा उसमें लिखा हुआ है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादा पत्रों का वो ज़्यादातर जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो देखिए इसीलिए कहा है महात्मा गांधी का नाम सबसे अग्रणी जो है इसीलिए रखा है क्योंकि महात्मा गांधी जो है पत्र लिखने में बेजोड़ थे। उनका कोई सानी नहीं था, यानी उनके समान कोई नहीं था। जैसा वो लिखते थे वैसा कोई नहीं लिख सकता था। और वो पत्र जो है लिखते थे, साथ साथ ही उनका जवाब, जो भी पत्र उनके पास आते थे साथ साथ ही उनका जवाब भी वो देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर भी रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। क्या कहा है कि उस समय जो महान हस्तियों के पत्र होते थे वो लोगों को जब मिलते थे तो लोग उन्हें प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र, जैसे कि हम पुरस्कार होता है ना, इनाम हमें मिलता है, उस तरीके से लोग उन्हें मानते थे उन पत्रों को, अगर उनको वो मिलते थे, ठीक है। और कुछ लोग तो क्या करते थे कि उन्हें संभालने के लिए उनको फ्रेम भी करवा लेते थे, फ्रेम करवा कर रख लेते थे। ऐसा था उन पत्रों का जादू। और क्या कहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं था, उन पत्रों के आधार पर तो बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं अलग अलग भाषाओं में, जैसे आपको ये नीचे बताया गया है। देखिए वास्तव में पत्र जो है किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज क्या होता है कि मुख्य कागज़, जैसे हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना हमारे, उन्हें हम संभाल कर रखते हैं, वैसे ही लोग जो हैं पत्रों को मानते थे। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना मतलब तैयार रहते थे, पत्रों का जवाब देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्रचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो बातचीत हुई, किस विषय पर बातचीत हुई और उस समय क्या उनकी मनोदशा थी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है।
पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। क्या कहा है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें सबसे अच्छी छवि, गुडविल का मतलब है अच्छी छवि, जो है वो सिर्फ डाक विभाग की ही है। इसकी खास वजह क्या है? क्या कहा है कि इसकी खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। कैसे? कि जो दूर दराज लोग बैठे हुए होते हैं वो पत्रों के माध्यम से ही अपनी बातचीत जो है एक दूसरे तक कह पाते हैं। तो इस तरीके से लोगों के मन को जोड़ने का वो काम करते हैं। घर घर तक इसकी पहुंच है। किसकी? डाक विभाग की। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी यह चिट्ठी पत्री की हैसियत जो है बरकरार है। कि इतने सारे साधन आने के बाद भी चिट्ठी पत्री जो है आज भी बरकरार है, वो बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। ढाणियों का मतलब होता है कि अस्थाई रहना, अस्थाई समय के लिए रहना। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। यानी खत यानी पत्र जो है उनका बेसब्री से, उत्सुकता से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। क्या कहा है कि दूर देहात के जो लोग हैं, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो उनके चूल्हे जो हैं आज भी मनी ऑर्डर से ही चलते हैं। मनी ऑर्डर मतलब सरकार ने जो एक है निश्चित किया हुआ एक राशि, एक धनराशि निश्चित कर रखी है गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो भी अच्छे से वो खा सकें और रह सकें। तो मनी ऑर्डर के माध्यम से वो जो है उन लोगों तक पैसा पहुंचता है। तो क्या कहा है कि वो लोग जो है उसका इंतज़ार करते रहते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। और क्या कहा है कि गांव में जब ये मनी ऑर्डर लेकर, यानी ये चिट्ठी जो होती है या मनी ऑर्डर जब लेकर वो डाकिया उनके पास पहुंचता है, तो लोग जो है उसे कैसे देखते हैं? देवदूत, यानी भगवान का भेजा हुआ दूत, उसके रूप में वो उसे देखते हैं। तो इस तरीके से लेखक ने इस पाठ में हमें बताया है कि चिट्ठियों का कितना महत्व है और कैसे बेसब्री से लोग इसका इंतज़ार करते हैं और कितना उन्हें संभाल कर रखा जाता था। इस प्रकार से इस पाठ में अरविंद कुमार जी ने हमें चिट्ठियों के महत्व को समझाया है। धन्यवाद।